वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की मूवी में हम जॉन सीना और जैकी चैन को देखेंगे। तो मुझे अब बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इस कहानी में हम देखेंगे कि ये लोग इराक के एक ऐसे इलाके में हैं जिससे बचकर निकलने के लिए उन्हें मौत की वादी से गुजरना होगा, जिसे हाईवे ऑफ डेथ कहा जाता है। जिससे बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये दोनों एक्शन हीरोज ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और फिर ऐसा एक्शन देखने को मिलता है जैसा कि हम इन दोनों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो मूवी की स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें। फिल्म शुरू होती है तो हम देखते हैं इराक में एक ऑयल रिफाइनरी जिसे एक चाइनीज़ कंपनी ओन करती है, उस पर ओमन पेडोक अटैक करता है। तो यहाँ ड्रैगन ल्यू फेंग अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम की मदद से बिल्डिंग को खाली कर रहा होता है। टीम को लीड करने वाला ये इंसान ड्रैगन ल्यू फेंग वो एक आधी कटी हुई तस्वीर को देख रहा होता है जो कि उसकी फैमिली की है, जिससे मिले उसे कई साल हो चुके हैं। जब वो प्लांट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमलावरों ने इस जगह को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है। वो लोग कंपनी के हेड मिस्टर शेंग से मिलते हैं जो फौरन उन्हें वहां से निकलने का मंसूबा बताने लगते हैं। उनके पास हाईवे ऑफ डेथ के अलावा जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। फार्मर यूएस मैरिन क्रिस अपने भाई हेनरी से मिलता है। हेनरी के साथ कुछ उसके किराए के गुंडे भी होते हैं जिनका क्रिस मजाक उड़ाने लगता है। हेनरी को एक आदमी को अगवा करने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो आदमी इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसे ऑयल फैक्ट्री से बचाकर निकाला जा रहा है, मगर क्रिस कहता है कि मैं ये फालतू काम नहीं करूंगा। उसके बाद क्रिस वापस अपने गांव में आ जाता है जहां वो कुछ यतीम बच्चों का ख्याल रखता है। उनका मोटर पंप खराब था इसलिए ओन उसकी जांच करता है। खराबी कुछ ज्यादा ही थी इसलिए उसे ठीक करने में भी बहुत पैसे लगने वाले थे, जिसकी वजह से क्रिस अपने भाई की दी हुई ऑफर मान लेने का फैसला करता है। प्लांट में लू और उसकी टीम एक प्लान तैयार करती है किसी तरह से सिक्योरली हम यहाँ के एम्प्लॉयज को बचा कर ले जा सकते हैं। इन्हीं एम्प्लॉयज के दरमियान वो इंटरनेशनल क्रिमिनल भी है। यहाँ दूर से मी नाम की एक एम्प्लॉय उनको देख रही होती है। अगली सुबह वो प्लांट के तमाम कंप्यूटर्स को बंद करके उनकी एक्सेस चाबी को अपने बैग में डाल लेती है। सिक्योरिटी टीम इन सब एम्प्लॉयज को लेकर बाहर खड़ी बसों में बिठा रही होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक गद्दार ने इस बस पर निशान बना दिया था जिसमें कंपनी का लीडर शेंग सफर कर रहा था। मी को लू की बस में बैठकर जाना होता है, जिससे वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। हेलीकॉप्टर भी बसों के साथ ग्रीन जोन की तरह रवाना होते हैं। कुछ ही देर के बाद बसें सड़क पर अकेली होती हैं। अचानक मी के हाथ से किताब गिर जाती है और उसमें से एक आधी कटी हुई तस्वीर निकलती है और उसे पता चलता है कि ये लू की बेटी है। लू के पास इस कटी तस्वीर का आधा हिस्सा था। लू बात करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन मी बहुत नाराज होती है। वो अपने डैड को नजरअंदाज कर देती है। कुछ घंटों बाद हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाते हैं। वहां सड़क के किनारे बहुत सारी जली हुई खराब गाड़ियां पड़ी रहती हैं और इस रास्ते पर बहुत सारे जाल बिछे होते हैं। वहां कुछ बच्चे भी होते हैं जो मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन वो भी एक जाल है। उनके रास्ते को दो कारों ने ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन लू उन्हें टक्कर मारकर रास्ता बना लेता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद किनारे पर खड़ी हुई कारें ब्लास्ट होने लगती हैं, लेकिन कोई भी बस रुकती नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि ये सब एक जाल है। मी को परेशान देखकर लू कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको अपनी फैमिली से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने आए हो, वरना आप मुझे और मॉम को ऐसे छोड़कर नहीं जाते। कुछ देर चलने के बाद एक रेत का तूफान नजर आता है, मगर उसे देखकर वो लोग हैरान थे कि वेदर फोरकास्ट में तो आज का दिन बहुत साफ था। उनके पास दूसरा कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए इस तूफान से लड़ते हुए अपना रास्ता तय करने लगते हैं। लू कहता है कि ये कोई आम तूफान नहीं लग रहा। तभी सारी बसेस का एक दूसरे से राब्ता खत्म हो जाता है। अगले ही पल मी को तूफान में कुछ नजर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस और उसके साथी बसेस का पीछा कर रहे हैं। बस पर बने निशान की वजह से उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि किस बस को टारगेट करना है। वो लोग उस बस पर एक हुक शूट करते हैं और सीढ़ी का इस्तेमाल करके वो लोग उस बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्योंकि उनकी कार में अब कोई नहीं था, इसलिए वो अपना बैलेंस खोकर बस के आगे वाले शीशे में क्रैश हो जाती है और उसे टूटे हुए शीशे में से दो लोग अंदर आ जाते हैं और वो लोग अंदर आते ही वहाँ की सिक्योरिटी टीम पर भारी पड़ जाते हैं और फिर बसेस भी खुद ही चलाने लगते हैं। इसी दौरान एक दूसरी बस पर भी वो किराए के गुंडे हमला कर देते हैं, मगर यहाँ की सिक्योरिटी उनका डट कर मुकाबला करती है। मगर कुछ देर की लड़ाई के बाद वो फिर से उन पर भारी पड़ते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी बसेस पर अटैक कर रहे थे और मी की बस पर भी वो अटैक कर देते हैं। फाइट के दौरान एक गार्ड मी पर अटैक करता है। इसी फाइट के दौरान मी बस की पिछली खिड़की से बाहर गिरती है, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि पीछे से आती हुई बस उसके ऊपर से निकल जाती है। उसके बाद गुंडे इस बस को भी चलाने लगते हैं। उसके बाद वो इस बस को सड़क से नीचे उतार लेते हैं और हेनरी बस के कुछ मुसाफिरों को बंदी बना लेता है। मगर क्रिस इस बात से नाखुश होता है क्योंकि किसी भी एंगल से ये लोग मुजरिम नहीं थे, बस नॉर्मल लोग ही थे। हेनरी कहता है कि तुम सब्र करो। कुछ देर बाद बाकी की बसेस इस तूफान से बाहर आ जाती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उनकी दो बसेस गायब हैं। लू उनसे राब्ता करने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है।
उसके बाद हेलीकॉप्टर वहां आता है जिसमें लू और उसकी बेटी मी बैठ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि गुंडों ने इंजन का इस्तेमाल करके वो नकली तूफान बनाया था। थोड़ी देर में उन्हें अपनी एक बस नजर आती है और उस बस की गार्ड उन्हें बताती है कि इन सब के पीछे अमेरिकन का हाथ है। दूसरा हेलीकॉप्टर दूसरे रास्ते जाता है जहां उसे इन अमेरिकन गुंडों की कार नजर आती है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं जैसे एक अमेरिकन कार ब्लास्ट हो जाती है। क्रिस एक बेहतरीन ड्राइवर होता है। वो सारे हमलों से बचता हुआ ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां से वो हेलीकॉप्टर पर आसानी से गोली चला सकता था। तभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी की टीम इन बसेस को लेकर ग्रीन जोन की तरफ जा रहे होते हैं। लू का हेलीकॉप्टर खोई हुई दूसरी बस को भी ढूंढ लेता है जहां उस बस के ज्यादातर मुसाफिर अंदर ही मिलते हैं, मगर उन्होंने शेंग और उसके असिस्टेंट को उतारकर बंदी बना लिया था। क्रिस अपने भाई हेनरी पर गुस्सा करता है कि डील तो किसी इंटरनेशनल मुजरिम को पकड़ने की हुई थी, तूने मासूम लोगों को क्यों पकड़ा है। तब उन्हें पता चलता है कि ये काम ओवन ने करवाया है, जो इस ग्रुप का लीडर है, जो बार बार ऑयल रिफाइनरी पर हमला करवाता था। वो कहता है कि मैं ऑयल कंपनीज के लिए काम कर करके थक चुका हूँ, अब खुद के लिए एक साथ ज्यादा पैसे बनाना चाहता हूँ। वो क्रिस से कहता है कि हेनरी की जगह तुम मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर बनो, क्योंकि हेनरी अभी नया है। एक्स मैरिन क्रिस उसकी ये ऑफर ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद हेनरी ओवन से कहता है कि हमें क्रिस की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से ओवन उसे गोली मार देता है, फिर उसके साथियों को गोली मारना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में लू को क्रिस कार चलाता हुआ नजर आता है, तो तभी वो उसका पीछा करने लगता है। तभी पायलट कहता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर इतना फ्यूल नहीं है कि वो उसका पीछा कर सकें, इसलिए वो लू को वहीं उतार कर फ्यूल भरवाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस वापस अपने घर आ जाता है और फिर एक तस्वीर को मुक्का मारकर तोड़ देता है। फिर वो अपने गुस्से को कम करने के लिए यतीम बच्चों के साथ खेलने लगता है और तभी वहाँ लू आ जाता है। लू क्रिस से कुछ सवाल करता है, लेकिन क्रिस जवाब देने में दिलचस्पी नहीं लेता। जब एक बच्चा क्रिस से गेंद मांगता है तो लू नहीं चाहता कि वो डर जाए, इसलिए वो वहाँ से जाने का ड्रामा करता है। दरअसल वो अब भी छुपकर क्रिस पर नजर रख रहा था। उसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर हेनरी से मिलने जाता है, लेकिन बिल्डिंग में जाने के बाद क्रिस को अपने भाई की लाश दिखाई देती है, जिसे ओवन ने वहां पर छोड़ा था सिर्फ क्रिस को नीचा दिखाने के लिए। लू भी क्रिस का पीछा करते हुए इस बिल्डिंग में आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, क्योंकि दोनों ही बड़े फाइटर होते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन कोई किसी का जवाब नहीं दे रहा था। इन दोनों को आखिरकार एहसास हो जाता है कि दोनों का दुश्मन एक है। उसी वक्त कुछ फ्रेंच ऑफिशियल्स वहां पर आ जाते हैं और पैसे मांगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ओवन ने उन्हें भी बेवकूफ बना दिया है और उनको वहां से जाने के लिए कहते हुए गलती से क्रिस के हाथ में जो ग्रेनेड था उसकी पिन बाहर आ जाती है। तभी बम फटने के डर से फ्रेंचमैन वहां से भाग जाते हैं। पिन को लू और क्रिस किसी तरह वापस उसकी जगह पर लगा देते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं। फ्रेंचमैन अपने ट्रक में बैठकर लू और क्रिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर इन फ्रेंच सोल्जर्स का सामना करते हैं। लू उसे ग्रेनेड दे देता है, जिसे क्रिस बाहर फेंक देता है और फायरिंग रुक जाती है। मौका देखते ही लू अपनी गन क्रिस पर तान लेता है और उससे जवाब मांगने लगता है। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। क्रिस की कार भी पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। वहां से जाते हुए वो कुछ ग्रेनेड का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं और वहां से भागते भागते क्रिस लू को सारी बात बता देता है। अगले सीन में ओवन शेंग और उसके साथियों को लेकर रिफाइनरी में लेकर जा रहा होता है, क्योंकि रिफाइनरी के अंदर जितना भी ऑयल रिजर्व रखा था उसको वो कब्जे में लेना चाहता था। शेंग उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन तभी ओवन उसके एक साथी को गोली मार देता है और फिर वो जिस बंदे को गोली मारने वाला था वो शेंग का बेटा है, इसलिए शेंग ओवन की बात मान जाता है। शेंग कहता है कि इन कंप्यूटर्स की एक्सेस की एक बैग में डाली गई थी और वो बैग मेरे पास नहीं है। शेंग का बेटा कहता है कि आप बैग में रखे फोन को ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपको बैग मिल जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस के गांव में लू और क्रिस यतीम बच्चों का हाल देखने के लिए आते हैं। अगले सीन में मी के पास जो बैग था उसमें रखे फोन पर कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल उठाती है, कॉल काट दी जाती है। लू अपनी टीम को कॉल करके कंफर्म करता है कि सभी सिक्योरली ग्रीन जोन में पहुंच चुके हैं कि नहीं। उसके बाद वो देखता है कि क्रिस बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बनकर रहता है। फिर बच्चों का दिल बहलाने के लिए वो भी क्रिस का साथ देने लगता है। फिर वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ क्रिस बताता है कि मुझे मी की बुक मिली थी। लू पूछता है कि तुम जानते हो मी कौन है। क्रिस बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता। लू कहता है कि मी मेरी बेटी है, हालांकि आजकल हमारे रिलेशन में कुछ अनबन है, क्योंकि वो पुरानी बात को लेकर मुझसे नाराज है। क्रिस कहता है कि मुझे आज भी मेरे डैड की याद आती है, वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए जंग में शहीद हो गए थे। लू कहता है कि मुल्क की हिफाजत यानी अपने खानदान की हिफाजत, डैड तुम्हारी हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे। इन दोनों को इस बात को मी ने सुन लिया था और उसकी अपने डैड को लेकर नाराजगी खत्म हो चुकी थी। अगले दिन गाँव में बाहर के कुछ लोग आते हैं। मी बच्चों को लेकर महफूज जगह पर जाने लगती है। लू और क्रिस इन गंडू की तरफ जाने लगते हैं। ये ओवन ने भेजे थे। क्रिस एक बंदे पर दीवार तोड़कर हमला करता है। दूसरी तरफ लू छत पर एक स्नाइपर को मार देता है, मगर दूसरा शूटर लू को सरेंडर करने के लिए कहता है। उसी वक्त वहां पर क्रिस आ जाता है, जिससे वो छत गिर जाती है और वो दोनों मौका देकर छुप जाते हैं। दूसरे बंदे के आने का इंतजार करने लगते हैं।
उसके आते ही लू इशारा करता है और क्रिस उस पर अटैक करके उसे भी मार देता है, मगर क्रिस लू के दूसरे सिग्नल को नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से गुंडे क्रिस को शूट करने वाले होते हैं कि लू आ जाता है और क्रिस की मदद करता है, उसके हाथों गुंडों को मरवा देता है। क्रिस अब छत से निगरानी करता है और लू जमीन पर रहकर उसे जो भी दिखता है उसे मारने लगता है। ये दोनों इन सब पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों को क्रिस के लोकेशन पता चल जाती है और वो उस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस छत से गिर जाता है, लेकिन लकीली वो टूटे हुए टावर को अपने ऊपर गिरने से पहले ही दूर हो जाता है। क्रिस और मी के पास जाता है और उससे शेंक का फोन ले लेता है, जिसे वो ओवन के भेजे हुए आदमियों को दिखाने लगता है कि ये रहा फोन, ले लो। अब गांव के सभी लोग बाहर आ जाते हैं क्रिस और लू की मदद करने के लिए, मगर ओवन का एक आदमी एक ग्रेनेड से लोगों को डराने की कोशिश करता है। वो गुंडे कहते हैं कि हमें कोई खून खराबा नहीं करना, हमें मी का बैग चाहिए। क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है, हालांकि मी मना कर रही थी। बैग को लेकर ओवन के आदमी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह मी बताती है कि वो लोग बैग क्यों चाहते थे। शुरू में क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर कोई पागल कंपनी ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा करना चाहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मी कहती है कि ये कोई छोटा मोटा ऑयल रिफाइनरी नहीं है। अगर इस ऑयल रिफाइनरी की चोरी हो गई तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होगी और इससे सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान होगा। ये सुनकर क्रिस मदद के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो उन्हें अपना ट्रक दे देता है। लू मी को वहां आने से मना कर देता है। वो कहता है कि वहां जाना बहुत मुसीबतों से भरा है। मी उन्हें वार्न करती है कि रिफाइनरी में भूलकर भी गन का यूज मत करना, वरना वहां बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। जब वो चले जाते हैं तो वो देखती है कि वहां एक और कार खड़ी होती है। बैग रिफाइनरी तक पहुंच जाता है और ओवन उसी शेंक को दे देता है। शेंक फौरन कंप्यूटर ऑन कर देता है। तभी ऑयल पाइप के जरिए बंदरगाह में खड़े एक जहाज में जाने लगता है। क्रिस और लू जब वहां जाते हैं तो गार्ड उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक करते हैं। क्रिस माहिर ड्राइवर होता है, वो हमलों से बचता हुआ तमाम बैरियर्स को तोड़ता हुआ रिफाइनरी में इंटर हो जाता है, मगर खुद को सामने वाले ट्रक से बचाते हुए वो पास में खड़े स्टैंड को टक्कर मार देता है, जिससे वहां धूल का बादल सा फैल जाता है और सबको पता चल जाता है कि क्रिस और लू आ चुके हैं। ओवन कंप्यूटर से चाबी निकाल लेता है ताकि कोई कंप्यूटर को बंद करके तेल की सप्लाई को न रोक सके और अपने कुछ पर्सनल गार्ड्स के साथ वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लू और क्रिस बड़ी बहादुरी से गार्ड्स का सामना कर रहे होते हैं। वहां मौजूद कोई भी गार्ड इन दोनों जितना काबिल नहीं होता और मजबूरन वो गन का यूज भी नहीं कर सकते थे, इसलिए गार्ड्स को ऐसे ही लड़ाई करनी पड़ती है, जिससे ये दोनों उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। क्रिस और लू एक दूसरे की मदद करते हुए गार्ड से लड़ाई करते हैं। आखिरकार वो बिल्डिंग के मेन एरिया में आ जाते हैं। वहां पर एक गार्ड पहले ही उनका वेट कर रहा था, मगर लू उसका ध्यान भटकाता है और क्रिस उस पर अटैक करता है। इस मौका का फायदा उठाकर लू शेंग और उसके बेटे को वहां से भागने का कहता है, जिसके बाद वो दोनों इस गार्ड का मुकाबला करते हैं। क्रिस बात करके गार्ड का ध्यान भटकाता है और लू उस पर अटैक करता है। लू कहता है कि मैं इस गार्ड को संभाल लूंगा और क्रिस कहता है कि ओवन को मैं देख लूंगा, मगर ओवन कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी मी वहां पर आ जाती है, जो क्रिस को अपने साथ बिठाकर ओवन का पीछा करने लगती है। रिफाइनरी में लू गार्ड के साथ फाइट कर रहा था। शेंग उसे दूर से देखता है। लू से कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। उसी वक्त एक गार्ड शेंग के पीछे भागने लगता है। तभी लू आग बुझाने वाली फोम गन का इस्तेमाल करता है और उस गार्ड को शेंग का पीछा करने से रोक देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो गन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से लू को ही चोट लगती है। वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद पूरे एरिया में फोम गिरने लगती है। लू एक तार को अपने बेल्ट में अटैच करता है ताकि वो नीचे गिरकर इस फोम में डूब न जाए। वो गार्ड अभी भी उस पिलर पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर वो गार्ड ज्यादा देर तक लू का सामना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ रोड पर ओवन और क्रिस के दरमियान फायरिंग हो रही थी। ओवन की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो अपनी कार को सड़क से नीचे उतार लेता है, क्योंकि उसको लगा था कि क्रिस की पुराने जमाने की कार उसका पीछा नहीं कर पाएगी। उनके सामने एक रेत का टीला आता है। ओवन की कार उसे आसानी से कवर कर लेती है, मगर मी की कार क्रैश हो जाती है। मी और क्रिस को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, मगर तभी वहां लू आ जाता है उस जेट वाले ट्रक को लेकर। क्रिस कहता है कि ये ट्रक तो बहुत आहिस्ता चलता है, हमें इसकी स्पीड बढ़ानी होगी, इसलिए हमें इसमें लगे जेट इंजन को ऑन कर देना चाहिए। और एक बटन को दबाते ही वो जेट ऑन हो जाता है। ट्रक की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। उसकी स्पीड की वजह से एक आयल ले जाते हुए ट्रक से हो जाती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे ट्रक फट जाते हैं और आगे चल रही ओवन की कार भी क्रैश हो जाती है। ओवन का ड्राइवर वही मारा जाता है, मगर ओवन बच जाता है। ओवन मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो क्रिस को बहुत बड़ी रकम ऑफर करता है, लेकिन क्रिस मना कर देता है, जिसके बाद ओवन ड्राइवर की सीट पर बैठकर वहां से चला जाता है। लू उसके पीछे जाना चाहता था, मगर ट्रक का टैंक लीक कर रहा था और वहां कीचड़ हो जाता है। क्रिस इस ट्रक के साइड में लगे कुछ बटन्स प्रेस करता है, जिसके बाद ट्रक के साइड में 2 प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और ट्रक कीचड़ से बाहर आ जाता है और ट्रक जेट इंजन की मदद से रेगिस्तान में स्लाइड करने लगता है। उसके बाद वो लोग ओवन की कार को टक्कर मारकर घसीटते हुए एक खाई की तरफ ले जाने लगते हैं।
लू कहता है कि इस तरह से हम सभी खाई में गिर जाएंगे, मगर क्रिस को कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद लू खुद को और मी को एक रस्सी से बांध लेता है और ट्रक के खाई में गिरने से पहले वो दोनों ट्रक से कूद जाते हैं। ट्रक के साथ क्रिस भी नीचे गिर जाता है। तब वो देखते हैं कि उनकी रस्सी ओवन की कार में उलझी हुई है। ओवन सोचता है कि मेरे साथ ये भी मारे जाएंगे, लेकिन लू मौका देखते ही इस रस्सी को खोल देता है। उसके बाद मी और लू क्रिस को बुलाने लगते हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद लू अपनी जेब में रखी उस नोटबुक की पिक्चर को देखता है जिसके दोनों टुकड़े किसने जोड़ दिए थे। मी लू के गले लगती है तो तभी नीचे से क्रिस लू का पांव पकड़ लेता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ लू को पता चलता है कि क्रिस और मी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लू इस बात से थोड़ा नाखुश होता है। इन तीनों को पता था कि वो यहाँ फंस चुके हैं। उनके पास मदद की उम्मीद करने के अलावा और कोई भी रास्ता न था। अगले सीन में लू की टीम ऑयल की शिप पर कब्जा कर लेती है और फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि इन तीनों को भी बचा लिया गया था और वो तीनों क्रिस के गांव में जो खराब मोटर पंप था उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन तभी लू की टीम वहां आती है और कहती है कि एक नया मिशन आया है। इस मिशन में लू क्रिस को भी इनवाइट करता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।